अचानक उन्हें किनारे पर कुछ दिखाई देता है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो। सावित्री, किनारे पर देखो, वो क्या है? क्या तुम्हें भी कुछ दिख रहा है? वो तो किसी इंसान का छोटा सा बच्चा लग रहा है। चलो चलकर देखते हैं। ये कहानी शांति ग्राम की है। वहाँ एक पति पत्नी रहते हैं, जिन्हें लोग बिमल और सावित्री के नाम से जानते हैं। वे बहुत गरीब हैं, लेकिन दिल के बहुत दयालु हैं। वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं। उनका अपना भी एक खेत है, लेकिन वो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, इसलिए वे दूसरों के यहाँ काम करते हैं। सावित्री, आज का दिन तो बहुत ही खराब निकला। हमें कहीं भी काम नहीं मिली, बस एक जगह काम मिला और थोड़े से ही पैसे मिले। इतने पैसे में हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे? आप सही कह रहे हैं। हमें कई दिनों से खेतों में काम नहीं मिल रहा है, बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। पेट तो किसी तरह भर ही जाता है, पर कुछ ही दिनों में त्योहार आने वाला है। मुझे चिंता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। आजकल मजदूरी भी कम मिलने लगी है। अगर काम ज्यादा होता तो हम त्योहार अच्छे से मना लेते। आप परेशान ना होइए। जब ऊपर वाला हमें रोज पेट भरने के लिए खाना देता है, तो वो त्योहार मनाने का भी कोई रास्ता निकालेगा। उसने हमें ऐसे ही थोड़े ना छोड़ दिया है। जब त्योहार उसने बनाया है, तो उससे मनाने के लिए पैसे भी वही देगा। वही हमारा करता वर्ता है। अब चिंता मत कीजिए। बिमल और सावित्री धीरे धीरे घर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है। अचानक उन्हें किनारे पर कुछ दिखाई देता है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो। सावित्री, किनारे पर देखो, वो क्या है? क्या तुम्हें भी कुछ दिख रहा है? वो तो किसी इंसान का छोटा सा बच्चा लग रहा है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, वो तो एक छोटी सी बच्ची है। कितनी छोटी है ये। कौन इसे यहाँ ऐसे छोड़कर चला गया? बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों उस बच्ची को गोद में उठा लेते हैं और उसे चुप कराने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज रो रही होती है। सावित्री, हमें इस बच्ची का क्या करना चाहिए? क्या हमें यहीं रुककर इंतजार करना चाहिए? शायद कोई इसे ढूंढते हुए आ जाए, या फिर हमें इसे अपने घर ले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसे कोई लेने आएगा। अगर किसी को इसे साथ रखना होता, तो वो इसे ऐसे ही नदी किनारे अकेला नहीं छोड़ता। देखिए, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। हम इस मासूम बच्ची को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, वरना ऊपर वाला हमसे सवाल करेगा। तुम सही कह रही हो सावित्री। चलो हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। दोनों उस बच्ची को अपने घर ले आते हैं, उसे साफ सुथरा करके लिटा देते हैं और फिर बैठकर सोचने लगते हैं। तभी सावित्री की नज़र बच्ची के गले में पड़े एक हीरे के लॉकेट पर पड़ती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा गौर नहीं करती और बच्ची को प्यार करने लगती है। हम इसे साथ तो ले आए हैं, लेकिन हम इसे पालेंगे कैसे? हमारे खुद के खाने के लाले पड़े हैं, और हम इस बेचारी को भी अपनी गरीबी में ले आए। इसका क्या होगा? अरे, अभी तो तुमने कहा था कि ऊपर वाला ही हमारा करता धरता है। अब जब उसने हमें ये बच्ची दे दी है, तो इसके खाने पीने का बंदोबस्त भी हमें ही करना पड़ेगा। तुम परेशान क्यों होती हो? जो हमारे पास है वही इसे खिला पिला दो। देखो, अगर बकरी का थोड़ा सा दूध रखा हुआ है तो इसे पिला दो। बिमल की बात सुनकर सावित्री घर में रखा बकरी का दूध लाती है। उसमें थोड़ा पानी मिलाकर बच्ची को पिलाती है। फिर घर में रखे पुराने कपड़ों के टुकड़ों में उसे लपेटकर अपने पास सुला लेती है। सावित्री के मन में बच्ची के लिए ममता जाग जाती है और वो फैसला करती है कि अब वही इसका पालन पोषण करेगी। ओ जी, सुनते हो? एक रात ही इसे अपने पास सुलाकर मुझे इससे इतना प्यार हो गया कि अब अगर इसे कोई लेने भी आया तो मैं इसे नहीं दूंगी। मैंने इसका नाम लता रखा है। तुम इसकी माँ बन जाओ और इसे अपने पास रख लो। जो इसे ऐसे छोड़ गया, वो भला लेने क्यों आएगा? ठीक है, किसी को मत देना। कुछ दिन बीत जाते हैं और लता अब थोड़ी बड़ी हो गई है। जब से लता घर आई थी, बिमल और सावित्री के हालात सुधरने लगे थे।
उनका काम भी अच्छा चलने लगा था और गुजारा भी मज़े से हो रहा था। वे लता को अपनी किस्मत समझते थे। एक दिन जब लता घर के बाहर खेल रही थी, तब सावित्री ने देखा कि लता ने खेल खेल में एक सूखे पेड़ को छुआ और वो पेड़ अचानक हरा भरा होकर फलों से लद गया। सावित्री ये देखकर चकित रह गई। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। हमारे घर में तो लता के रूप में साक्षात लक्ष्मी आ गई है। तभी सावित्री की नजर लता के गले वाले लॉकेट पर दोबारा जाती है। उस पर किसी बड़े जमींदार की मोहर लगी थी। वो मोहर देखकर सावित्री डर जाती है कि ये शायद उसी जमींदार की बेटी है। अगर उन्हें पता चला तो वे लता को छीन ले जाएंगे। डर के मारे सावित्री वो लॉकेट उतारकर खेतों में छिपा देती है। लता के छूने से सूखा पेड़ हरा भरा हो गया। अगर ये बात किसी को पता चली तो लता के लिए मुश्किल हो सकती है। ये हमारे लिए फायदे की बात तो है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी लता को कोई नुकसान पहुंचे। सावित्री घर में बहुत परेशान बैठी रहती है। तभी बिमल काम से घर वापस आता है और सावित्री को इस तरह गुमसुम देखकर उससे पूछता है। सावित्री, क्या हुआ? आज तुम इतनी चुप क्यों बैठी हो? और हमारी लता कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, आज मैं थोड़ी परेशान हूँ। मैंने लता को जल्दी सुला दिया है। आप मेरे साथ कमरे में चलिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। दोनों कमरे में जाकर बैठते हैं और बातें करना शुरू करते हैं। आज जो मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। हमारी लता कोई आम बच्ची नहीं है। आज उसने खेल खेल में सूखे पेड़ को छुआ और वो पूरा हरा भरा होकर फलों से लद हो गया। ये देखकर मैं हैरान भी हुई और खुश भी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। ये दुनिया बहुत लालची है, हमारी बेटी को नुकसान पहुंच सकता है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? ये तो वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन तुम सही कह रही। अगर ये बात गांव में फैल गई तो लता की मुसीबतें और बढ़ जाएगी। इसलिए इस बात को यहीं पर दफन कर दो। मैं तो चुप रहूंगी, पर आप पड़ोसन को तो जानते ही हैं। अगर उसने ये हरा भरा पेड़ देख लिया तो वो जरूर सवाल करेगी कि ये एक दिन में ऐसे कैसे हो गया है। हाँ, बात तो सही है, पर अभी वो कुछ दिनों से घर पर नहीं है। जब आएगी तो कह देंगे कि हमने बहुत पानी डाला था, इसीलिए हरा भरा हो गया। अगले दिन ही पड़ोसन वापस आ जाती है। वो उस हरे भरे पेड़ को देखकर दंग रह जाती है और तुरंत सावित्री के पास पूछने पहुंचती है। अरे ओ सावित्री, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे कुछ ही दिनों के बाहर जाने पर ये सूखा पेड़ इतना हरा भरा कैसे हो गया? क्या यहाँ कोई चमत्कार हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लता की पिताजी ने इसमें बहुत पानी डाला है और मुझे लगता है कि उस दिन जो बाबा आए थे, शायद उनके आशीर्वाद से ये पेड़ ऐसा हो गया है। अच्छा, हो सकता है पानी देने और किसी महान संत के बैठने से पेड़ तो अच्छे ही हो जाते हैं। दोनों बातें करके अपने अपने घर चली जाती हैं, लेकिन रास्ते में पड़ोसन कुछ और ही सोच रही होती है। ये सावित्री मुझसे कुछ छुपा रही है। पहले तो वो जो बच्ची लता, उसको लेकर आई, मुझसे कहा कि वो उनकी बहन की बेटी है, जबकि आज तक उसकी बहन अपनी बेटी को देखने ही नहीं आई। ऊपर से इनके हालात दिन ब दिन सुधरते जा रहे हैं। दाल में कुछ काला है। मुझे पता लगाना ही है कि इनके घर में चल क्या रहा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लता बहुत जिद करती है कि माँ, चलो कहीं बाहर चलते हैं। माँ, क्या हमारा खुद का कोई खेत नहीं है जैसे पड़ोसन वाली चाची का है? अगर हमारा अपना खेत होता तो हम भी वहाँ जाते, खेत में लहराती सरसों को देखते और हमारे घर में अपना खुद का अनाज भी आता। हाँ बेटा,
हमारे पास भी अपना एक खेत है, लेकिन शायद उसकी मिट्टी अच्छी नहीं है, इसलिए उसमें कुछ उगता ही नहीं है। इसी वजह से तुम्हारे पिताजी दूसरों के खेतों में मजदूरी करके हमारा पेट भरते हैं। पर तुम इतना जिद कर रही हो तो चलो, आज हम तुम्हें अपना वो खेत दिखाने ले चलते हैं। जैसे ही लता और उसकी माँ सावित्री घर से बाहर निकलती हैं, उन्हें खेतों की तरफ जाता देख पड़ोसन की नजर उन पर पड़ जाती है। अरे ओ सावित्री, अकेले अकेले कहाँ चल दी? मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी घर में अकेला बोर हो जाती हूँ। तुम्हारे साथ चलूंगी तो तुम्हारा खेत भी देख लूंगी। हाँ, तुम भी चलो, पर उस खेत में देखने लायक कुछ नहीं है, यहाँ कुछ उगती ही नहीं। खैर चलो, साथ में बातें करते करते रास्ता कट जाएगा। पड़ोसन और लता बातें करते करते उस बंजर खेत पर पहुंच जाते हैं। बहुत टाइम बिताया खेत में, दिन ढलने वाला है। फिर लता बोलता है, माँ, अब घर चलती है, पिताजी भी आने वाले होंगे। मैं बहुत थक गई हूँ, घर चलकर आराम करेंगे और खाना खाएंगे। वे तीनों वहां से घर लौट आते हैं, लेकिन लता के वहां से जाते ही रातों रात वो बंजर खेत जादुई रूप से हरा भरा हो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि सावित्री के बंजर खेत में एक ही रात में इतनी फसल कैसे उग गई। मैं बहुत दिनों से यही सोच रही थी, हो ना हो इस लता में ही कुछ बात है। इसके छूने से ही सब हरा भरा हो रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा कि ये लता आखिर है कौन और कहां से आई है ये। पड़ोसन अब उनके घर पर कड़ी नजर रखने लगती है। वो चोरी छिपे उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। एक दिन जब बिमल और सावित्री घर में बात कर रहे थे, तब पड़ोसन ने सब सुन लिया। मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी। जब लता हमें मिली थी तो उसके गले में एक लॉकेट था जिस पर जमींदार केशव का नाम और उनकी मोहर थी। वो उन्हीं की बेटी है। मैंने वो लॉकेट उतार कर अपने घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे दबा दिया था ताकि किसी को पता न चले। पर आज आपको बता रही हूँ क्योंकि अब गांव में लता की चमत्कारियों की चर्चा होने लगी है। तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए थी। मुझे भी बहुत पहले पता चला था कि जमींदार केशव की बेटी खो गई है। मुझे शक तो था, पर लता से जुदा होने के डर में मैंने अपनी सोच बदल दिया था। पर देखो, भगवान की लीला, ये उन्हीं की ही बेटी निकली। लेकिन आप ये बात किसी से मत कहिएगा। मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं कर सकती। अगर जमींदार को पता चला तो वो उसे ले जाएंगे। पड़ोसन ने जैसे ही ये सुना, वो तुरंत उस पेड़ के पास गई और जमीन खोदकर वो लॉकेट निकाल लिया। अब वो सीधे जमींदार केशव के महल की तरफ भागने लगती है। अगर मैं ये लॉकेट जमींदार केशव को दूंगी तो वो खुश होकर मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। मैं अमीर बनने का ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती। पड़ोसन भागते हुए जमींदार के पास पहुंचती है और उन्हें सारी बात बता देती है। जैसे ही जमींदार केशव पड़ोसन की बात सुनते हैं, वे गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बिमल और सावित्री ने उनकी बेटी को चुराया है। वे तुरंत अपने सिपाहियों को बिमल के घर की तरफ भेजते हैं और उन्हें पकड़कर लाने का हुक्म देते हैं। सिपाहियों की एक टुकड़ी तुरंत उनके घर पहुंचती है। अरे आप लोग कौन हैं? इस तरह हमारे घर में क्यों घुस रहे हैं जैसे हम कोई चोर है? क्या बात है, कोई बताएगा? जमींदार केशव के सिपाही बिमल, सावित्री और छोटी लता को पकड़कर जमींदार के महल ले जाते हैं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इतने सालों तक छुपा कर रखने की? तुमने हमें बताया तक नहीं। हम तुम्हें कड़ी सजा देंगे और अपनी बेटी को वापस ले लेंगे। नहीं जमींदार साहब, हमने आपकी पुत्री को छुपाया नहीं था। वो तो हमें रास्ते पर लावारिस मिली थी। हमने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। जमींदार साहब,
अब हमसे हमारी जान ले लीजिए, पर हमारी बेटी मत छीनिए। वो मेरी सगी बेटी जैसी है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। जमींदार केशव उनकी बातें सुनता है। उसे सावित्री के रोने पर दया आ जाती है, इसलिए वो उन्हें सजा तो नहीं देता, पर लता को जबरदस्ती अपने पास रख लेता है। नहीं, मैं आपको अपना पिता नहीं मानती। मेरे पिता तो बिमल ही है। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। मुझे उनसे अलग मत कीजिए। जमींदार को लगा कि कुछ दिनों में लता का मन लग जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। लता और सावित्री दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ दिन बीत गए, पर लता उदास ही रही। पिताजी, आप मुझे कितना भी लाड प्यार कर ले, पर मुझे अपनी माँ के हाथ की सूखी रोटियां ही अच्छी लगती है। मैं उनके बिना यहाँ घूट घूट कर जी रही हूँ। अब केशव को समझ आता है कि उसने अपनी बेटी की खुशी का गला घोंट दिया है। वो अपनी गलती सुधारने का फैसला करता है और बिमल सावित्री के पास जाता है। मुझे माफ कर दीजिए। अपनी बेटी की मोह में मैं ये भूल गया कि उसे पालने वाली माँ का दिल कितना तड़प रहा होगा। मेरी बेटी का मन वहां नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मेरे महल के पास जो घर है, आप दोनों वही रहेंगे। लता भी आपके साथ ही रहेगी। इससे वो भी खुश रहेगी और मैं भी अपनी बेटी को रोज देख सकूंगा। जमींदार केशव की बात सुनकर बिमल और सावित्री बहुत खुश होते हैं। वे महल के पास वाले घर में रहने चले जाते हैं। अब लता अपने दोनों परिवारों के साथ रहती है। पूरा माहौल अब हंसी खुशी से भर गया है। पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है। आज अपनी बेटी को देखकर मुझे यह एहसास हो गया कि सच्चा लगाव क्या होता है। वो अपनी गरीबी और उन सारे पलों को महल के ऐशो आराम के लिए भी नहीं भूली। वाकई परवरिश का रिश्ता खून के रिश्ते से कम नहीं होता।